सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। काशीपुर में वीबीजी रामजी बिल पर आधारित कार्यशाला आयोजित, मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग, किसानों और स्थानीय लोगों से किया संवाद। ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर सीलिंग और ध्वस्ती करने की कार्रवाई तेज, लगातार आ रही अवैध निर्माणों की शिकायतों को लेकर एसडीएम योगेश निराला। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का परिणाम घोषित, राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी के छात्रों ने लहराया परचम, स्कूल और क्षेत्र का नाम किया रोशन। ऋषिकेश में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, टेम्पो चालकों को हटानी होगी कंडक्टर सीट नहीं हटाने पर चालकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और 8 जिलों में बारिश की संभावना, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। 484 लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,45,34,500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं। हमारे सरकारी हों गैर सरकारी हों, उन कार्यक्रमों में जब मैं प्रतिभाग करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक तो हमारी जो महिलाएं हैं उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो या इन क्षेत्रों में भी हर जगह अपनी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जितने उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जितनी प्रदर्शनी लगाई गई, जितने स्टॉल लगाए गए, उनमें इतने शानदार उनके उत्पाद हैं, उनके द्वारा बनाए गए सामान हैं कि सच में उनको देख के मन प्रसन्न हो जाता है। और उससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब समूह की बहनें कहती हैं कि हम आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपने जो है हमको हर जगह आगे बढ़ने के लिए काम किया है। मैं कहता हूं नहीं, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें जो अभी 1,68,000 करीब लखपति दीदी बनी है, एक एक घर की हर एक हमारी बहन जब लखपति दीदी बन जाएगी तब हमें संतोष होगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और ऊर्जा से भर देती है। अभी मैं समूह की बहनें मिली कोटद्वार में, जब उन्होंने मेरा बिल्कुल ऐसा हौसला बढ़ाया कि आपके कारण से हमको विपणन का भी अवसर मिल रहा है, हमको यहाँ स्टॉल लगाने का अवसर भी मिल रहा है, हमें अनेक जगह पर चाहे प्रगति मैदान हो, सरस मेले हो या अन्य कोई आयोजन हो, सब में हमको अवसर मिल रहा है। और आज हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो या हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए अनेक उत्पाद हों, उनकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। और कम साधनों में, कम संसाधनों में, परेशानियों के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता उनकी, अच्छी पैकेजिंग, साफ सफाई, सच में वो हमारे केवल उन बहनों के समूह की नहीं बल्कि वो हमारे उत्तराखंड की भी पहचान बनती जा रही है कि ये उत्तराखंड का उत्पाद है। इस प्रकार से उनकी पहचान हो रही है। इसलिए अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम आज हमारी बहनें कर रही हैं। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले थे, वो सामान्य शब्द नहीं थे। उनके शब्द थे, ये दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो आज हर क्षेत्र में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जब हमारा नाम आता है, अच्छे कानून बनाना हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून महिला सशक्तिकरण के लिए लागू करना हो, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, बच्चों की भी सुरक्षा है, सबके लिए एक समान कानून है। और देश की जो 50% से अधिक आबादी है आज हमारी मातृशक्ति की, उस 50% आबादी का
100% का कोई कानून है तो वो कौन सा कानून है? समान नागरिक संहिता का कानून है। और वो कानून सबसे पहले हमारे राज्य में लागू हुआ है। मैंने इतने ज्यादा विस्तार से कभी भी इस कानून के बारे में किसी के सामने नहीं बोला। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कि ये महिलाओं को समर्पित कानून है हमारा। और दुनिया के जितने देश हैं, जितने सभ्य देश हैं और जो मुस्लिम देश भी हैं हमारे, जो आज बहुत अग्रणी देशों की सूची में शामिल हैं, उन सभी देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। हलाला, इद्दत, कुरूतियां, 3 तलाक, बहुविवाह, इन सब से हमारी बहनों को इस कानून के बाद छुटकारा मिलने वाला है। और कहीं भी इस कानून का उल्लंघन होगा तो उसके लिए भी हमने विशेष व्यवस्था कर दी है। अभी कुरूतियां नहीं चलेंगी। क्या किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट दी जा सकती है क्या? दी जानी चाहिए क्या? तो हमने अपनी बहनों के हक में, अपनी मातृशक्ति के हक में ये कानून राज्य के अंदर लागू किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट एक और आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में फिर से मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया पूर्वानुमान। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और 8 जिलों में बारिश की संभावना। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी की प्रबल संभावना। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में बारिश की चेतावनी। पहाड़ों में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली चमकने की आशंका। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है झोंकेदार हवाएं। पहाड़ से मैदान तक ठंड का प्रकोप। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। 12 फरवरी से मौसम रहेगा शुष्क। जो अभी पश्चिम विक्षोभ एक्टिव है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसके प्रभाव से जो है उत्तराखंड में खासतौर से जो हमारे चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ वाले जिले हैं, वो खासतौर से वहां पे जो है उम्मीद है कि हल्की बारिश हमारे को कहीं कहीं देखने को मिल सकती है आज और कल, दो दिन। उसके बाद ये एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी वहां पे भी, इन जिलों में भी। और 12 तारीख के बाद शुष्क ही रहेगा मौसम अगले 1 वीक के लिए। तो अभी 2 दिन में जो है इन 3 जिलों के अलावा बाकी जिले जो है देहरादून हो गया, हाँ टिहरी हो गया, उत्तरकाशी, पौड़ी और बागेश्वर जिले हैं, अल्मोड़ा हो गया, तो वहां पे भी कहीं कहीं पे हमको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में आयोजित विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी जी रामजी बिल 2025 पर आधारित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों से संवाद कर सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति की जानकारी दी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा मनरेगा को समाप्त किए जाने की अफवाहों को निराधार उन्होंने बताया है। पीएम मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में योजना को और अधिक मजबूत की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1889 में जवाहर रोजगार योजना से शुरू होकर समय समय पर योजना का नाम परिवर्तित किया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अब वीबी जी रामजी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 के स्थान पर 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना में सामान्य राज्यों के लिए 60:40 और हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 का केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात निर्धारित किया है। कि हमारे कांग्रेस के मित्र इससे इतने परेशान हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमने मनरेगा को समाप्त कर दिया, जबकि बीबी रामजी योजना में हमने इसको मजबूत करने का काम किया है। जहां पहले मात्र 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर हमने 125 दिन कर दिया। हमारा अंशदान 10 और 90 का है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो खेती के 60 दिन हैं वो इससे अलग कर दिए हैं ताकि किसान अपनी खेती भी कर सके। हमने जो प्रशासनिक बजट है वो बढ़ाकर 6 से 9% कर दिया है। हमने, क्योंकि अक्सर किसानों के खेतों के भूसे टूट जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत रहता है,
पहले रिटेनिंग वॉल का प्रावधान इसमें नहीं था, वो भी इससे बन सकती है। और दूसरा, नाम बदलने की जो बात आपने कही है, 1989 में जवाहर योजना प्रारंभ की गई, बाद में उसको समाप्त कर दिया गया। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में चलने वाले टेम्पो चालकों को अब कंडक्टर सीट हटानी होगी। ये सीट नहीं हटाने वाले चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सभी टेम्पो स्टैंड पर जाकर चालकों को जागरूक कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने सुरक्षा की दृष्टि से स्पष्ट आदेश दिए कि टेम्पो के बगल में लगी कंडक्टर सीट हटा दी जाए। इसी आदेश के अनुपालन में परिवहन विभाग ने ऋषिकेश में चलने वाले 7+1 सीटर टेम्पो को अब 6+1 में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ टेम्पो चालकों को निर्देशित किया गया है कि स्वतः ही टेम्पो के बगल वाली सीट को हटा दे। सीट नहीं हटाने वाले चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा, जिसमें चालान काटने से लेकर टेम्पो सीज करने तक की कार्रवाई शामिल है। एआरटीओ रावत सिंह कटारिया ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। जो चालक कंडक्टर सीट नहीं हटाएगा, उन टेम्पो की परिवहन विभाग कार्यालय में फिटनेस भी नहीं होगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी विक्रम वाहन जो 7+1 में पंजीकृत थे, उनको 6+1 में परिवर्तित कर दिया गया है और जो अतिरिक्त सीट में पाए जाते हैं उन पर परिवर्तन कार्रवाई लगातार चलेगी। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हासिल। हमारी बेटियां माता और बहनों की गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में
राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के क्लेमेंट टाउन सुभाष नगर में हादसा, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून के क्लेमेंट टाउन सुभाष नगर में एक हादसा हुआ है। देहरादून के क्लेमेंट टाउन सुभाष नगर में टेंट हाउस में लगी भीषण आग, टेंट हाउस में रखा सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। 30,000 लीटर पानी की बौछारों से बुझाई आग, फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से सुरक्षित बचे आसपास के मकान, किसी प्रकार की नहीं हुई जनहानि। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में ऋषिकेश के गुमानीवाला स्थित राष्ट्रीय चिल्ड्रंस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस वर्ष प्रदेश भर से लगभग 86,204 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें अकेले देहरादून जनपद से 13,500 छात्र शामिल हुए। कड़े मुकाबले के बीच राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी ने जनपद के टॉप स्कूलों में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को साबित किया है। विद्यालय के कुल 9 छात्र छात्राओं ने जनपद और तहसील स्तर पर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्र छात्राओं को आयोजित समारोह में प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, ज्ञानवर्धक पुस्तकें एवं 700 रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। विशेष उपलब्धि के लिए विद्यालय की शिक्षिका एकादशी उनियाल को भी सम्मानित किया गया है। विद्यालय के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। बताया कि अंग्रेजी माध्यम के छात्र छात्राओं द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रति इस प्रकार का समर्पण और ज्ञान दिखाना वाकई प्रेरणादायक है। परीक्षा छात्रों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर देती है। तो वहीं तीर्थनगरी की कृषि उत्पादन मंडी समिति के टप्पेबाजों ने दुस्साहस दिखाते हुए एक फल आढ़ती की दुकान से नकदी से भरा बैग साफ कर दिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार अंबिका प्रसाद गुप्ता मंडी परिसर में फलों की थोक दुकान चलाते हैं। सोमवार सुबह करीब 8 बजे जब वे फुटकर विक्रेताओं को फल बेचने में व्यस्त थे, उसी दौरान 2 अज्ञात टप्पेबाज दुकान पर पहुंचे। मंडी में सुबह की भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए शातिरों ने गल्ले के पास रखा बैग उठा लिया और रफूचक्कर हो गए। कुछ देर बाद बाग दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने सीसीटीवी को देखा। फुटेज में 2 संदिग्ध बैग उठाते हुए दिखाई दिए। पीड़ित के मुताबिक बैग में करीब 50,000 रुपए रखे थे। मंडी जैसे व्यस्त परिसर में दिन दहाड़े हुई इस टप्पेबाजी से अन्य व्यापारियों में डर का माहौल है। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। आईडीपीएल चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। चिट्टाड़ से विकासनगर की ओर जा रही
एक यूटिलिटी वाहन बायाधार के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहनों में सवार अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने बताया कि वाहन में कुल 8 लोग सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के नेतृत्व में नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। रानीखेत और एसओजी पुलिस ने टूरिस्ट बनकर लगेज बैगों में गांजा भरकर ले जा रहे 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से लगभग 16 लाख से अधिक का 66 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि चेकिंग के दौरान अशोक द्वार के पास कार से 66 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16.57 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों आरोपी गांजा सराय के क्षेत्र से मुरादाबाद ले जा रहे थे। तस्करों की पहचान विकास, अनमोल और जसपाल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश में नशामुक्त उत्तराखंड की दिशा में हमारा प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में एसओजी और रानीखेत पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों सरायखेत क्षेत्र से गांजा भर के लेके आ रहे थे तथा ठाकुरद्वारा की तरफ लेके जा रहे थे। इनके कब्जे से ट्रॉली बैग में, जो कि टूरिस्ट ट्रॉली बैग थी, उसमें लगभग 66 केजी से अधिक के गांजा मिला, जिसकी कीमत 16.5 लाख रुपए के से भी अधिक थी। पूछताछ में इनके द्वारा यही बताया गया कि सरायखेत क्षेत्र से लाके ये ऊंचे दामों में ठाकुरद्वारा उत्तर प्रदेश में कहीं बेचने का इनका इरादा था। पुलिस इनके पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रही है। साथ साथ में इनके जो वेयर अबाउट से साथ में कहां से ला रहे थे, इसके विषय में और अभी गहनता से पूछताछ कर रही है तथा जो इसमें और भी शामिल होंगे उनके खिलाफ भी हमारे द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ऋषिकेश में अब अवैध निर्माणों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और तेज। खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर ऋषिकेश में अब अवैध निर्माणों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी तेज। लगातार आ रही अवैध निर्माणों की शिकायतों पर एसडीएम योगेश मेहरा अलर्ट मोड पर। वीरभद्र मार्ग पर भावेश जोशी के अवैध निर्माण को किया जीर्ण शीर्ण। अवैध निर्माणों पर इसी प्रकार होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। साफ कहना योगेश मेहरा का। कई अवैध निर्माणों को ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पाइपलाइन में एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करें निर्माण कार्य। सील किए गए अवैध निर्माणों पर निर्माण कार्य करने की शिकायत आई तो होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, देखा जा रहा है कि एमडीडीए एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और साफ कह दिया गया है कि अब अगर देहरादून में अवैध निर्माण होता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी, सीलिंग की कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल संदीप, आज हम खुद जो पीठासीन अधिकारी है, जो एमडीडीए के इंचार्ज है एसडीएम योगेश मेहरा, उनसे आज वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि लगातार जिस हिसाब से शिकायत हो रही है और लगातार कार्रवाई भी यहाँ पर जारी है और भी आगे कार्रवाइयां जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले भावेश जोशी के खिलाफ यहाँ पर मामला चल रहा था और उसकी बिल्डिंग ध्वस्त की गई। देख सकते हैं क्या हालत है उसकी, जीर्ण हालत में कर दी गई, जो हम टीवी स्क्रीन पे भी दिखा रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोग मानकों का पालन करें, जो एमडीडीए के मानकों का पालन करें, लेकिन लगातार शिकायतें आ रही है और लोग जो मानचित्र होता है उसके विपरीत निर्माण कर देते हैं और कई जगह ऐसा होता है कि मानचित्र पास नहीं होते और निर्माण शुरू हो जाते हैं। तो वही उनका लगातार जैसे जैसे शिकायतें मिल रही है, कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, सीलिंग की हो रही है, ध्वस्तीकरण की हो रही है और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी और भी कई बिल्डिंगों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार आपको देखने को मिलेगी। और उन्होंने कहा किसी भी प्रकार से समझौता नहीं जाएगा। एक स्पष्ट संदेश है कि जो एमडीडीए के मानक हैं उसका पालन किया जाए, जो उसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कमल, लगातार हम अवैध निर्माण पर मुद्दा उठाते रहे हैं, प्रशासन भी समय समय पर जागता है, कार्रवाई भी की जाती है और अभी भी कार्रवाई अमल में लाने की बात की जा रही है, लेकिन आखिर क्यों ऐसा ठोस कदम नहीं उठाए जाते कि अवैध निर्माण की जो शिकायतें बार बार सामने आ जाती हैं, क्यों अवैध निर्माणकर्ताओं के दिलों में डर नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल सही कहें संदीप, ये कुछ ऋषिकेश का इलाका ऐसा ही है। मैं वही कहता हूँ ना कि जब जिसपे गाज गिरती है
उसको उस टाइम मजा आता है, लेकिन लोग उसके बाद भी नहीं चेते, पर पहले से कहीं ना कहीं थोड़ा असर जरूर हो रहा है। और अभी आप देख रहे होंगे कैसे हम भावे जोशी को बिल्डिंग को, ये 4-5 मंजिला जो बिल्डिंग है, कैसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, इसको कैसा हाल किया, वही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। इस प्रकार की जिस तरह से दस्तीकरण यहाँ पर चल रहा है, जीर्ण शीर्ण हालत में इसको कर दिया गया, और इस प्रकार की जो शिकायतें आ रही हैं और भी स्थिति आगे जारी रहेगी। उन्होंने कोई राजनीतिक दबाव नहीं चलाया, कोई नहीं चलेगा, नियम कानून का पालन करें करते हुए, और जो नियम कानून का पालन नहीं करेगा विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और ये स्पष्ट आदेश ऊपर से हमें प्राप्त है कि उन्होंने किसी प्रकार के भी आपने राजनीतिक दबाव में नहीं आना, किसी दबाव में नहीं आना, जो मानक है उसका पूरा पालन किया है, और जो नियम के अनुसार कर रहा है उसमें जो विभाग है पूरी तरह सहयोग करेगा। लेकिन जो एमडीडीओ का मानक का पालन नहीं करेगा, जो इनको नहीं समझेगा, जो कार्रवाई पे विशेष ध्यान नहीं देगा, वो मतलब इसको बेपरवाह करेगा कि उन्होंने कहा नहीं एमडीडीओ करता रहता है, जो इसको मानक पूरा नहीं करेगा, जो इसको नहीं समझेगा, उसके खिलाफ हर प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और कार्रवाई लगातार हम देख भी रहे हैं और आगे भी कार्रवाई इसी तरह देखते रहेंगे। फिलहाल खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।